Hello friends, welcome to the Eduvera Learning Hub. This is a Commerce of Class 12th ICSE Board Session 2026 and this is Chapter 3 Sources of Finance for a Joint Stock Company. That means कि जो स्टॉक कंपनीज होती है, इवन कंपनीज जो होती हैं वो अपने फिनांस को कहाँ से कलेक्ट करती हैं, कहाँ से ले आती हैं, क्या सोर्स होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे. ठीक है. Okay. You need to understand after studying this chapter. अगर आप चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए हो अपना, तो आप ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं आप इसको बहुत प्रॉपरली इसका रिप्लाई कर पाओ. ठीक है. दैट मीन्स यू कैन इफ़ यू कैन मेक अ ईजली आंसर, यू कैन फ्रेम आंसर ईजली, सो you are able to sit in an exam for this chapter. Okay. A stock company requires two type of finance. That means जो स्टॉक कंपनी है वो दो तरह का फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसे. एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो लंबे समय तक आपको फिनेंस में हेल्प करती रहे, वो आपका सोर्स बना रहा है. और एक शॉर्ट टर्म के लिए कि मुझे 1 ईयर का चाहिए, 2 ईयर का चाहिए, सिर्फ इस तरीके का. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है वो रेस किया जाता है शेयर्स को इशू करके, या तो फिर डिबेंचर इशू करके, या तो फिर आपकी जो अर्निंग्स है उसको रिटेन करके. ओके. लाइक जैसे कि आपने कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है आपने. शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब ये होता है जैसे आपने पब्लिक डिपॉजिट किया, ठीक, कमर्शियल बैंक से लिया, या फिर कोई ट्रेड क्रेडिट लिया, मतलब अपने व्यापार के लिए कुछ उधार लिया. ठीक है. जैसे कस्टमर से एडवांस लिया, तो कस्टमर कब तक अपने पैसा आपके पास छोड़ा रहेगा? वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप पर बिलीव कर सकता है ना. फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, वही सब चीज़ें हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस. लॉन्ग टर्म सोर्स पे डिटेल डिस्कस करते हैं. जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स को रिक्वायर होता है, ज़रूरत पड़ती है कि आप टू परचेज अ फिक्स असेट खरीदना है अगर उन्हें, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि अगर उन्हें लैंड लेना है, बिल्डिंग लेनी है, प्लांट एंड मशीनरी लेना है, या फिर फर्नीचर या फिक्सर, ये सब क्या है? ये सब लंबे समय के लिए यूज़ किया जाता है, लंबे समय का होता है, तो इसलिए होता है. जैसे बोला है कुछ अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म फंड्स का, उसको यूज़ किया जाता है मेंटेन करने के लिए मिनिमम लेवल्स ऑफ स्टॉक को. डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. ओके. सो बोल रहा है कि दोनों ही जो लॉन्ग टर्म है और जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनको रेस किया जाता है दो तरह के सोर्सेज से. पहला ओन फंड, मतलब जो अपना फंड है. ठीक है. दूसरा बोरोड, मतलब किसी से लिया गया हो. ठीक. या फिर आप उसको लोन कैपिटल भी कह सकते हो. ठीक. बोला ओन फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर. जैसे ओन फंड का मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ये सब फंड्स क्या होते हैं? ये सब ओनर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको ओन फंड कहते हैं. दूसरी तरफ देखा जाए तो बोरोड फंड क्या होता है? आपको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी से लिया है आपने, तो ये क्या है? ये लेनदार से बिलोंग करते हैं. क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, तो लेनदार से ये बिलोंग करते हैं. लेंडर्स हो गए या क्रेडिटर्स हो गए, तो ये सब बोरोड फंड से बिलोंग करेंगे. ठीक है. जैसे डिबेंचर है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट है, या तो फिर ट्रेड क्रेडिट है. ये सब जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स जो होते हैं, या तो फिर जो लोन पे करते हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बोरोड फंड को, तो यही सब चीज़ें इसकी एग्जांपल है बोरोड फंड की. सो अब कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो रीपेबल होते हैं आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको लोन दिया जाता है, उसके बाद आपको उसको रीपे करना होता है. लाइक सोर्स ऑफ फंड शॉर्ट, यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से प्रॉपरली स्ट्रक्चर अपने एग्जाम में भी बना लीजिएगा, अपने नोटबुक में भी बना लीजिएगा. ये लर्न करने में बहुत इजी होता है. ठीक है. और एग्जाम कॉपी में बहुत बड़ा आपको नहीं बनाना है, बस साइड में या तो फिर ऊपर में ही आपको एक इस तरह का शॉर्ट बनाना है. लगभग आपको 7 से 8 लाइन लेनी है, उसी में एडजस्ट करना. ये नहीं कि आप इसी से पूरी कॉपी भर दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. लॉन्ग टर्म फाइनेंस का देखते हैं. जैसे इक्विटी शेयर, आप लर्न करिए, मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाइए, लर्न करते जाइए, इसीलिए मैं इसी स्पीड से चल रही हूँ. प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर एंड
लोन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी देखिए शॉर्ट टर्म के लिए पब्लिक से आप पैसा लोगे तो पब्लिक बहुत टाइम तक आपके पास पैसा छोड़ेगी नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक मतलब वो लोग जो लोन वगैरह देते हैं कितने साल तक आपको देंगे, उस पर इंटरेस्ट लगाते रहेंगे, आपको खुद ही प्रेशर आ जाएगा। फिर ट्रेड क्रेडिट, वो एक सीज़न के लिए या तो आप लोग को लोन देते हैं, जो ट्रेड क्रेडिट मिलता है वो सीज़न वाइज होता है कि हाँ आपको अभी देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, बहुत टाइम तक वो आपको नहीं छूट देते हैं कि आप रिटर्न करिए, उनका रीपे करिए, ओके। फैक्टरिंग, बहुत तरह के ऐसे होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, आप उनसे ले सकते हो, किसी इंडिविजुअल से हो गया, तो इस तरह का। फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, वो होता है कि कॉर्पोरेट जब आप अपने कंपनी को कॉर्पोरेट कराते हो तो उसमें कुछ आपके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कर सकते हो। फिर लास्ट है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ओके। सो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे लर्न रखिएगा। ओके। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर क्या होता है, मैंने कॉमर्स में भी बहुत अकाउंट्स था, अकाउंटेंसी में मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, आई थिंक चैप्टर 6 था, आप एक बार वो वीडियो पर विजिट करिएगा, आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि इवन शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है डिटेल में, और इक्विटी शेयर क्या होता है। सो देखिए आप इक्विटी शेयर से कैसे आप फिनेंस को रेज कर सकते हो, कैसे फिनेंस सोर्स बना सकते हो। तो बोला है कि जब शेयर आप इशू करते हो तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस मेथड से कर रहे हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म फंड कर रहे हो तो उसके रेजिंग की मेथड क्या है, ठीक है। शेयर्स जो होता है वो ओनरशिप सिक्योरिटी होती है कि आप ओनरशिप भी उसके साथ प्रोवाइड करते हो। फिर बोला है शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप कैपिटल, मतलब ये कंपनी की कैपिटल है, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, फंड रेज किया जाता है शेयर्स के थ्रू, जो कि प्रोवाइड करता है आपको एक फाइनेंशियल बेस, मतलब कि आपको एक एज अ कैपिटल वर्क करता है ना कंपनी, ये नहीं वो उसको एक उधार की तरह नहीं लेती, कंपनी एक कैपिटल रेज कर रही है, कंपनी एक कैपिटल बना रही है शेयर्स के थ्रू, इसलिए उसको नाम भी दिया जाता है शेयर कैपिटल का, ओके। तो ये आप एक उधार की तरह नहीं ले रहे हो, आप एक फाइनेंशियल बेस बना रहे हो, जिसके बेसिस पे आप भी उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक यूज कर पा रहे हो, और उसके बदले आप जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें आप डिविडेंड दे रहे हो, ओके। सो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज अ शेयर, वही बोल रहा है कि कंपनी का जो भी कैपिटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है कुछ इक्वल पार्ट्स में, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कहते हैं शेयर्स, ओके। द टर्म शेयर मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड द सम ऑफ मनी, वही चीज़ बोला है कि शेयर का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर का कुछ भाग कंपनी के पास है, कुछ पैसे हैं जो सम ऑफ मनी वो कंपनी के पास है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर रखिएगा ये डेफिनेशन। A share is a share in the share capital of company includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. That means बोला जा रहा है कि जो शेयर है, मतलब शेयर कैपिटल में जो शेयर होता है उसका ये होता है कि वो इंक्लूड करता है स्टॉक्स को, वो नहीं जहाँ पे मतलब वो कि शेयर्स और स्टॉक अलग अलग हो या उसको एक्सप्रेस किया जाए, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मान लिया जाएगा कि ये जो स्टॉक है और शेयर है ये दोनों अलग अलग चीज है। शेयर रेफर करता है ऐसे शेयर्स को शेयर कैपिटल में कंपनी के जो कि एक यूनिट, मतलब उन सब में से एक यूनिट ऐसा होता है जो कंपनी के कैपिटल को मतलब डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है इंटरेस्ट, मतलब कितना भाग है आपका, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो रुचि वाला नहीं है, यहाँ पे आपका कितना भाग है, कितना आपका पार्ट है। असेट में आप वो इंडिकेट करता है कि असेट में आपका कितना इंटरेस्ट है, कंपनी की प्रॉफिट में आपका कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू जस्टिस फेयरवेल, देखिए अकॉर्डिंग टू जस्टिस फेयरवेल अ शेयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ, हाईलाइट कर दे रही हूँ, अ शेयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी, मतलब बोल रहा है कि शेयर जो है वो कंपनी की मतलब कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को बताता है, मतलब उनका भाग को बताता है कि उनके पास कितना हिस्सा है उसका।
जो कि मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लायबिलिटी एंड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिविडेंड, वही चीज़ बोला, और उसको इस पर्पज से सम किया जाता है, रखा जाता है अपने पास, कि उसमें ये पता चलता है कि आपने कितनी लायबिलिटी ली है, मतलब आप उधार ली हो ना किसी से, तो उधार ली हो और क्या उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये ऑल्सो कंसिस्ट करेगा कुछ राइट्स को, ठीक है, कि जैसे जो आपको एओ दिया है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है, उसके थ्रू कुछ राइट्स को भी आपको बताता है। फिर बोला है कि अ शेयर इज अ थर्स वन ऑफ द इक्वल पार्ट इन विच अ कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, मतलब बोला है कि शेयर एक तरह का ऐसा इक्वल पार्ट होता है जो कि कंपनी का जो कैपिटल है उसको डिवाइडेड किया जाता है। बोले हर शेयर जो है वो अलग अलग नंबर का होता है, उसकी अलग अलग फेस वैल्यू होती है। मैंने बताया था ना कि जैसे कोई 10 शेयर ले रहा है, कोई 1 शेयर ले रहा है, कोई 2 शेयर ले रहा है, तो इस तरह का। फिर बोला है ये कंफर्म करता है कुछ सर्टेन राइट्स को उसके होल्डर्स पर, स्पेसिफाई जो एओ के द्वारा बताया गया है कंपनी के। नेक्स्ट बोला है जो शेयर्स है वो कैरी करता है कोई, मतलब कोई नो प्रेफरेंस राइट्स और प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं, कंफर्म नहीं किया है कि ये यहाँ पे बताया। तो अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वो 2 तरह का जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, मैंने 3 टाइप्स बताया था कॉमर्स में। एक होता है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होता है, दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो शेयर के थ्रू बता रहे हैं कि कंपनी 2 तरह के शेयर को इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। तो जो शेयर मतलब प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं कैरी करते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है पेमेंट का डिविडेंड में, और उनका जो रीपेमेंट भी होता है कैपिटल का, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं या फिर ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है, इनके पास कंट्रोल करने का अथॉरिटी भी होता है कंपनी के अफेयर्स को, ठीक। अब बोला है कि इक्विटी शेयर इशू, इक्विटी शेयर इशू किया जाता है पहले टू द अदर सिक्योरिटी, दूसरे सिक्योरिटी से पहले इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, क्योंकि इस पर कंपनी को भी बहुत फैसिलिटी मिल जाती है कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं रहता कि नहीं इनको देना ही है, देना पैसा हर साल। इस तरह कंपनी का जो सुख दुख होता है वो इनके ये साथी होते हैं उनके, मतलब कंपनी का जो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उन सब में ये पार्टिसिपेट करते हैं, कि प्रेशर नहीं करते कंपनी को कि नहीं मुझे मेरा पैसा इस साल चाहिए तो चाहिए। इसलिए कंपनी सबसे पहले क्या चाहती है कि वो इक्विटी शेयर वालों को ये पहले अलॉट कर दे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को दे या फिर और कुछ अदर सिक्योरिटीज को इशू करे। डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, बोला कि डिविडेंड जो होता है ना वो शेयर्स पे इन जो इक्विटी शेयर होता है इस पर डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड को। डिविडेंड इक्विटी शेयर पे डिविडेंड तब दिया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे दिया जाए। याद रखिएगा इशू पहले किया जाता है क्योंकि इसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो इक्विटी शेयर को ये इशू पहले कर देते हैं, लेकिन डिविडेंड की जो अथॉरिटी होती है, कैपिटल रिटर्न करने की जो अथॉरिटी होती है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले होती है। बोला है कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी बंद होती है, तो जब कंपनी बंद होती है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें बाद में उनके क्लेम दिए जाएंगे, मतलब उनका जितना बकाया पैसा है, उनके जो भी बचे हुए जो उनका कैपिटल उन्होंने दिया था वो उन्हें बाद में दिया जाएगा। तो पहले किसे दिया जाता है, पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को, ठीक है। अब बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इन्हें ना थोड़ा मैक्सिमम रिस्क बियर करना पड़ता है कि मतलब ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ये इंजॉय करते हैं, वोटिंग राइट्स को भी इंजॉय करते हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की उस पर कंट्रोल भी ये इंजॉय करते हैं कि इनके उन कंपनी के अफेयर्स पे इनको अथॉरिटी दी जाती है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये इंटाइटल्ड होते हैं रेसिड्यूल प्रॉफिट्स के, मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट हो रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ हर साल हो रहा है प्रॉफिट, मतलब जिस तरह का भी इनका रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्रॉफिट दिया जाता है। इनके प्रॉफिट मतलब जो इनके जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स नहीं होते, फिक्स रेट पर नहीं होता है। कुछ फीचर्स हैं इक्विटी शेयर के, देखिए इक्विटी शेयर को पहले किया जाता है, इशू किया जाता है प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बोल रहा है कि इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है कि आप डिविडेंड इनको पहले पेमेंट मिलेगी, या तो इनका जो डिविडेंड होता है वो इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब प्रपोज करते हैं या अप्रूव किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से एजीएम में, तब इन्हें दिया जाता है, ठीक है, तभी इन्हें दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि नहीं फिक्स है इनका कि हर साल मिलना है, ये प्रेफरेंस शेयर वालों का फिक्स रहता है कि हर साल उन्हें मिलना है,
बट इक्विटी शेयर वालों का नहीं रहता। इन्हें तभी मिलता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको इस बार इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा, या तो फिर जो एजीएम में बोला जाता है। मतलब हर कंपनी का ये होता है कि वो 14 डेज का नोटिस देने के बाद ये बोलते हैं कि इतने तारीख को एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार जो मीटिंग की जाती है शेयर होल्डर्स के साथ, उसको कहते हैं, तो उसमें डिक्लेयर किया जाए। ओके, फिर उसके बाद बोला है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रीपेड किया जाता है लास्ट टाइम इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उन्हें रीपेड किया जाता है, मतलब जो उनका कैपिटल उनसे आप लिए रहते हैं उसको कंपनी के वाइंडिंग अप में दिया जाता है। जो होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर के वो जनरली वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते हैं। ऊपर की ही चीज़ें हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको दे दिया है, तो आप भी इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरीके से आपको भी एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर करना है। फिर बोला है कि दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू रेसिडुअल प्रॉफिट, इनको रेसिडुअल प्रॉफिट भी दिया जाता है। क्लियर? ओके, एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या एडवांटेज होता है? तो पहला ये होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि कंपनी को कैसे प्रॉफिट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो कोई बर्डन नहीं होता। अभी बताया ना कि कोई अर्निंग का बर्डन नहीं होता कि नहीं इन्हें देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका जो कैपिटल होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है, और कोई इनके असेट्स पर ये कोई चार्ज नहीं करते हैं। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, मतलब इनकी जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है वही कंपनी की सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर इक्विटी शेयर वाले कमांड करते हैं तो एक प्रेस्टीज होता है इन्वेस्टमेंट में कि मार्केट में उनकी काफ़ी नाम बढ़ता है कंपनी का, मतलब एक तरह से प्रेस्टीज मोमेंट होता है उनके लिए। और इनकी जो एबिलिटी होती है बोरो करने की, हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दनेस, मतलब कि जैसे जो ज़्यादा पैसा दिया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, पूरी तरह से बोला जाए तो ये कंपनी के फॉर्म में ही चलती है, अगेंस्ट में नहीं चलती। ओके, बोला है कंपनी स्मॉल नॉमिनल वैल्यू क्या रहता है, तो इनका जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है जनरली वो बहुत लो होता है, प्रेशर नहीं होता है इनके ऊपर किसी चीज़ का। जब ये कंपनी फ्रेंडली है तो फिर कंपनी को भी इनके फ्रेंडली होना पड़ता है। बस क्या होता है कि इनका वाइडल अपील होता है, कुछ पीपल होते हैं जो बिलोंग करते हैं लो इनकम ग्रुप से, वो बाई कर सकते हैं इससे। और जो कंपनी होती है जो सेविंग कर रही है, लार्ज सेक्शंस में अपनी सोसाइटी को रख रही है, तो इनके फीचर्स की, लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स की वजह से ट्रांसफरेबिलिटी हो गई या परपेचुअल सक्सेशन होगा, तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करती है। ओके, अनलिमिटेड सोर्स, हाँ ये तो है कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी जो है वो एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को अगर करेंगे तो फिर फिक्स्ड रेट होता है, तो उस हिसाब से उनको रेट भी वैसा देना पड़ता है। फ्रॉम द इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का तो मैंने बता दिया। अब इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्यों इनके लिए हेल्प होता है। सबसे बड़ी बात कि किसी कंपनी में अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिया जा रहा है और वहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स या ओनरशिप, समझिए आपको कंपनी का मेंबरशिप या ओनरशिप दिया जा रहा है, तो वो आपको क्या पसंद आएगा। अगर आपके पास पैसा है, देखिए अगर आप एक रिच पर्सन हो तो आप क्या चाहोगे कि पैसे तो बाकी तरफ से आ रहे हैं, मुझे कहीं से नाम फेम कमाना है। मतलब अगर उस कंपनी में मुझे वोटिंग राइट्स दिया जा रहा है, कंट्रोलिंग पावर दी जा रही है, कभी कभी हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे दे, तो आप ये चाहोगे कि नहीं, मुझे श्योर कट कि मुझे भी ओनरशिप चाहिए कंपनी में, नेम फेम चाहिए। बट जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अर्निंग इनकम जो होता है वो लो होता है, बहुत हाई नहीं होता है, वो चाहते हैं कि मेरा पैसा डूबे ना, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। कहते हैं ना रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलो करती है ओनरशिप को। तो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको ओनरशिप मिलेगी नहीं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उनको ओनरशिप नहीं मिलती। ओनरशिप नहीं मिल रही तो मतलब उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं वो एंजॉय कर सकते, और उन्हें कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है कंपनी के अफेयर्स पर, मतलब कंपनी की वर्क्स पर। बोला जो इक्विटी शेयर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, मतलब एज अ फेस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो सब्सक्राइब किया गया उनके द्वारा, मतलब वो जो अग्री होते हैं कितना अमाउंट दे सकते हैं उसी पर रहेगा। और सक्सेसफुल बिजनेस के केस में ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बहुत हाई हो जाता है। जो मतलब जैसे टाटा वाटा की कंपनी है, इसमें जो लिए हुए हैं इक्विटी शेयर लिए हैं, तो उनके रिस्क तो रहता है, लेकिन उनके जो प्रॉफिट होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे बोला ना कि हीरो होंडा मोटर्स है, ये 900% डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी शेयर्स पे, इसलिए इक्विटी शेयर अच्छा होता है। जो 9% ही ले करके रुक गया है और जो 900% कमा रहा है, काफ़ी फ़र्क होता है ना।
अगर ये लगभग कुछ साल तक नहीं भी ले प्रॉफिट तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वन टाइम में ही इतना अर्न कर लेते हैं। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको प्री एम्पटिव राइट होता है सब्सक्राइब करने का न्यू शेयर्स को, मतलब कंपनी जो इशू कर रही है उसको सब्सक्राइब करने का। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं उनको राइट शेयर्स कहते हैं, ठीक है, मतलब उनके राइट्स होते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है इक्विटी शेयर में ना, वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द बूम एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जब कंपनी को बोला ना कि कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो मतलब इक्विटी शेयर वाले भी, उनके भी हाई चांसेस रहते हैं, उनका भी होता नहीं रातों रात जब जैसे 1 लाख है तो वो करोड़ों में चेंज हो जाता है, तो ऐसा ही इनका होता है कि कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो आपने अगर सही जगह पे इक्विटी शेयर लिया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको ओनरशिप भी मिलनी है, और दूसरी चीज़ आपकी पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है। शेयर होल्डर्स बोला है कि उसको रिक्वायर जरूरी नहीं होता है कि वो इनकम टैक्स पे करे, क्योंकि उनका फिक्स नहीं होता ना, मतलब जो डिविडेंड वो रिसीव कर रहे हैं कंपनी से उस पर उन्हें इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है, क्योंकि उनकी अर्निंग ही नहीं फिक्स होती है कि आप कितने अर्न कर रहे हैं, उस पर कितना % टैक्स दोगे। कभी आप 2,000 कमा 4,000 कमा रहे हो, कभी आप करोड़ों कमा रहे हो, कभी आप लाखों कमा रहे हो। तो अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है, क्योंकि ये भी शो कर सकते हैं ना कि मैंने पिछली बार भी तो सफ़र किया था, इस तरह रहता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये होता है कि मैनिपुलेशन का कंट्रोल होता है, इस तरह का कि वो वोटिंग राइट्स तो उन्हें दिया जाता है, लेकिन जब कंपनी लॉस में जाती रहती है तो उन्हें भी कई तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनका भी पैसा डूबता है। जिस तरीके से उनके पैसे बढ़ने के चांसेस हाई रहते हैं, उस तरीके से लो होने का भी, मैंने अभी बोला ना, रिस्क फॉर ओनरशिप। ओके।